हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉवर ब्रेन्स। आज हम लोग चैप्टर 9 फेस ऑन द वॉल का क्वेश्चन आंसर्स को कर लेंगे। कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे जिसमें आपको थिंक एंड आंसर और वैल्यूएट आंसर भी मिल जाएगा एक ही जगह पे। सो टेंशन नहीं लेना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और इसका एक्सप्लेनेशन अगर मिस कर दिया तो आपको डिस्क्रिप्शन में और आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा, आपको आई बटन पे, डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और आई बटन पे भी मिलेगा। आप पूरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, मैंने अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेनेशन दिया है। आपको लाइन बाय लाइन ये चैप्टर देखना चाहिए क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक्सप्लेनेशन ज़रूर सुनिए एग्ज़ाम से पहले। और एग्ज़ाम जिनका भी है उनको ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से। चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। व्हाट इज़ स्ट्रेंजर देन फिक्शन? द ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। What did the patches on the face? What did the patches on the face resemble? A human face. While following the, sorry, एक क्वेश्चन मिस हो गया. The speaker had fallen ill with influenza. While following the stranger, taxi driver took the speaker to Charing Cross. अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक्सप्लेनेशन जरूर देखिए, मिस मत कीजिए एक्सप्लेनेशन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये चैप्टर अगर आप समझेंगे नहीं लाइन बाय लाइन तो फिर आप क्वेश्चन आंसर्स का भी इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन आंसर को इन्जॉय करना है तो आप एक्सप्लेनेशन जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट डैबनीज? डैबनीज में क्या डिस्कशन चल रहा था, किस टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा था? ठीक है, डैबनीज के यहाँ पे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन वॉज समथिंग विच कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाई नेचुरल कॉजेज मीन्स सुपर नेचुरल। तो ऐसा टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा था जो नेचुरल कॉजेज से प्रभावित नहीं है, जो सुपर नेचुरल है। ठीक है, जैसे भूत प्रेत आत्मा ये सब की बातें हो रही थी वहाँ पे, वही था वहाँ पर टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड द पीपल एट डैबनीज आस्क द लिटिल मैन टू डू? तो वहाँ पे डैबनीज में लिटिल मैन जो था उससे लोगों ने क्या करने को कहा, है ना। व्हाट डिड द पीपल एट डैबनीज आस्क द लिटिल मैन टू डू? व्हाट वाज हिज रिप्लाई? और उसका रिप्लाई क्या रहा? तो मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप वीडियो को जब देखते हैं तो प्ले करके मेरा वॉइस भी सुनिए। ठीक है, मेरा वॉइस भी आपको सुनना है। वॉइस सुनेंगे तभी आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चे स्किप करके देखते हैं और सिर्फ क्वेश्चन आंसर को छाप लेते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, कॉपी मत कीजिए उस तरह से, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सिर्फ रट करके एग्ज़ाम में जाओगे तो फिर एग्ज़ाम में भूल गए तो बस बंटाधार हो जाएगा। इसीलिए आप मेरा जो वाणी है उसको सुनो और सुन करके समझो। समझ जाओगे तो एग्ज़ाम में खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन पक्का हो जाएगा। द पीपल एट डैबनीज आस्क द लिटिल मैन टू नरेट अ स्टोरी। डैबनीज में वहाँ जितने लोग थे, ठीक है, डैबनीज के यहाँ पे, तो वो लोग सब लिटिल मैन से बोले कि तुम्हारे पास भी कोई एक्सपीरियंस है या फिर कोई कहानी है तो बताओ, नरेट करो एक स्टोरी को। ही रिप्लाइड दैट हीज स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड हैपेंड टू हिम पर्सनली दैट आफ्टरनून इटसेल्फ। उन्होंने बताया, वो जो छोटा आदमी था लिटिल मैन, वो बताया कि मेरा जो स्टोरी है वो ट्रूथ पे बेस्ड है। ठीक है, और ये जो घटना है ये मेरे साथ ही हुआ है पर्सनली और इसी दोपहर में ही ख़त्म हुआ है वो घटना। तो सारे लोगों का इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी जाग जाता है और मज़ा आता है। उस टाइम पे लोगों का क्यूरियोसिटी जाग जाता है, अरे भाई क्या स्टोरी है, ज़रा सुने तो सही। सब उसको बेग करने लगता है, उसके सामने बेग करता है कि जल्दी से कहानी सुनाओ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि चैप्टर एक्सप्लेनेशन जरूर सुनिए, बहुत ही मज़ेदार कहानी है और थोड़ा सा इसमें सस्पेंस भी है। सस्पेंस है, इसके वजह से ये कहानी बहुत मज़ेदार हो जाता है। व्हाट डिड ही फाइंड ऑन द वॉल ऑफ हिज रूम? अपने रूम के दीवार पे नरेटर को क्या मिला? ही फाउंड पैचेज ऑन द वॉल्स ऑफ हिज रूम। वो अपने दीवार पे कुछ धब्बा उसको मिला। एंड वन ऑफ दीज पैचेज वॉज एग्जैक्टली लाइक ए ह्यूमन फेस। और उसमें से एक धब्बा जो है वो ह्यूमन फेस की तरह दिखने वाला है। ठीक है, ह्यूमन फेस की तरह दिखने वाला एक धब्बा है। तो पूरा स्टोरी इसी के ऊपर है ना। वाई एंड वेयर डिड द नरेटर लुक फॉर द मैन? क्यों और कहाँ नरेटर ने उस आदमी को ढूंढा? किस आदमी को ढूंढा यहाँ पे बात हो रहा है? उसी आदमी को जिसका पिक्चर जो है वो धब्बा में उसके दीवार पे बना हुआ है। When the narrator was suffering from influenza,
ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके अच्छे से लिखा है, ताकि ये जो क्वेश्चन का आंसर आप ऐसा लिखेंगे तो टीचर भी अगर देखेंगे तो आपको बहुत खुश हो जाएंगे और फुल मार्क्स देंगे। इसीलिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखा है, तो टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से इसको समझ के लेना है इस आंसर को। व्हेन द नरेटर वॉज सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लुएंजा, एंड इन्फ्लुएंजा के स्पेलिंग देख लीजिएगा, INRFLUENZA, एंड रेस्टिंग होल डे इन द रूम, जब वो इन्फ्लुएंजा से सफ़र कर रहा था और दिन भर रूम में रेस्ट कर रहा था, द फेस ऑन द वॉल कंट्रोल्ड हिम मेंटली, जो फेस ऑन द वॉल था, दीवार पे जो फेस बना था, उसको पूरा मेंटली कंट्रोल कर लिया था, पूरा दिलो दिमाग पे उसका छा गया था, हर समय उस फेस के बारे में वो सोचता, हर समय वो फेस को देखता, उसके जैसा मतलब दिन भर तो वो रूम में पड़ा हुआ था, तो बस उस फेस को देखना था, सोचना था, बस वो सोच रहा था, किताबें पढ़ रहा था, तो मेंटली जो है वो पूरा कंट्रोल हो गया था उस फेस को, फेस वो जो है वो उसको कंट्रोल कर लिया था पूरा, दिन भर वही सोच रहा था। सो ही वेंट इन द सर्च ऑफ दैट मैन हैविंग सिमिलर फेस इन द क्राउडेड प्लेसेस, इसीलिए इतना हावी हो गया वो जो चेहरा उसके दिमाग पे इतना हावी हो गया कि वो जो है स्ट्रीट पे, रोड पे निकल जाता था, क्राउडेड प्लेसेस पे निकल जाता था जहाँ पे लोग भीड़ भाड़ ज़्यादा है, वहाँ उस चेहरा का आदमी को ढूंढने के लिए, मतलब इतना पागलपन सवार हो गया था उसके ऊपर, नरेटर के ऊपर। तो कैसे जगह में जाता था, पॉलिटिकल मीटिंग्स जहाँ होते थे, ठीक है, जहाँ पे नेता वेता आके भाषण देते हैं, कितना भीड़ रहता है, फुटबॉल मैचेस जहाँ होता है वहाँ पे काफ़ी भीड़ होता है, रेलवे स्टेशंस में काफ़ी भीड़ होता है, तो वैसे जगहों पे जा कर के वो उस चेहरा जो था उसके दीवार पे रूम में, वो चेहरा को वो ढूंढ रहा था कि कोई आदमी ना किसी का तो वो चेहरा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। व्हाट हैपेंड आफ्टर द नरेटर रीड द कार्ड, तो जैसे ही उस आदमी ने अपना कार्ड दिया था, और कार्ड दिया तो नरेटर को क्या हुआ वो कार्ड पाने के बाद, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। आफ्टर गेटिंग द कार्ड, द नरेटर हरीड टू अ लोनली टू अ लोनली कॉर्नर ऑफ द शिप एंड रीड इट, तो अकेला कॉर्नर में वो चला गया शिप में और उसको पढ़ा। देन ही माइट गॉट अनकॉन्शियस, ठीक है, तो शायद वो वहाँ पे अनकॉन्शियस बेहोश हो गया होगा, बिकॉज ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ हॉस्पिटल, क्योंकि हमारे स्टोरी में जो दिया गया, हमारे बुक में जो दिया गया है, इसमें यही लिखा हुआ है कि वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। तो मेन तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि माइट गॉट अनकॉन्शियस, शायद वो उसका कार्ड पढ़ करके बेहोश हो गया होगा और गिर गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंड टू द फेस ऑन द वॉल, जो फेस था दीवार पे उसको क्या हुआ। When the narrator returned back to his room, जब वो नरेटर अपना रूम पे वापस आता है, he found the face was faintly visible one morning, तो मॉर्निंग के टाइम पे जब वो उठ करके देखता है तो फेस जो है वो फेंटली विजिबल था, मतलब धुंधला धुंधला सा था। ही वॉज कन्फ्यूज एंड सैड बाई सीइंग दैट, और वो कन्फ्यूज हो गया और उदास भी हो गया वो देख करके कि रात को तो हम जब देखे थे फेस तो बहुत अच्छा था, नॉर्मल था, पूरा दिख रहा था क्लियरली, बट सुबह जो है वो धुंधला हो गया। ही सॉ द हेडलाइन दैट मिस्टर ऑर्मोंड वॉल मेट एन एक्सीडेंट एंड कंडीशन वॉज क्रिटिकल, और उसके बाद ठीक वो बाहर निकला तो उसको वो हेडलाइन पढ़ा न्यूज़पेपर में कि मिस्टर ऑर्मोंड वॉल जो थे, जिनका जो चेहरा है वो बना हुआ दीवार में, उनका एक्सीडेंट हो गया और काफ़ी क्रिटिकल है उनका कंडीशन। फिर उसके बाद वो पढ़ने के बाद वो घर आता है। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वो अपने रूम पे बैक आता है, एंड द फेस वॉज कम्प्लीटली डिसअपियर्ड, और वो जैसे ही देखता है कि फेस जो है वो कम्प्लीटली डिसअपियर्ड हो गया, गायब हो गया। लेटर ही फाउंड दैट मिस्टर वॉल डाइड, और बाद में फिर उसको पता चलता है कि मिस्टर वॉल, ऑर्मोंड वॉल जो है वो मर चुके हैं। तो ये घटना को देख करके उसको समझ में आ गया कि मिस्टर ऑर्मोंड वॉल और ये जो फेस है उनका दीवार पे, इससे काफ़ी उनका कुछ रिलेशन था, क्योंकि जैसे ही वो सीरियस थे, इंजर्ड थे, हॉस्पिटल में भर्ती थे एक्सीडेंट होने के बाद, तो ये जो फेस जो बना हुआ दीवार में था वो धुंधला सा हो गया। फिर जैसे ही उनका डेथ हो गया, वैसे ही ये जो फेस जो है वो पूरा पूरा डिसअपियर हो गया, गायब हो गया, है ना, तो रिलेटेड था। तो यहाँ पे ये नरेटर को समझ में आ गया कि दोनों रिलेटेड है पूरा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 थिंग्स वेर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अबाउट द स्टोरी, व्हाट वेर दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाना है, ये ध्यान रखना है। 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स आर, 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ जो था इस कहानी में वो कहानी के लास्ट पेज में दिया गया है, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स कौन बताता है,
नरेटर खुद ही बता देता है लास्ट में। द फेस ऑन द वॉल वॉज एग्जैक्टली सेम एज द जेंटलमैन इन अमेरिका। तो दीवार पे जो फेस बना हुआ था लंदन में, उसके रूम में, नरेटर के रूम में, वो फेस जो था वो एग्जैक्टली सेम था एक आदमी के जैसा, जेंटलमैन के जैसा, जो अमेरिका में रहता था। एंड एसोसिएटेड क्लोजली विथ हिज लाइफ, और उसके लाइफ से क्लोजली एसोसिएटेड भी था। एज व्हेन ही डाइड द फेस ऑन द वॉल डिसअपियर्ड, क्योंकि जैसे ही वो आदमी ऑरमोंड वॉल मर जाता है वैसे ही दीवार से जो चेहरा था वो मिट भी जाता है। इसीलिए ऐसा लगता है कि दोनों रिलेटेड था। और पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग 2, द जेंटलमैन्स नेम हैड अ रिलेशन टू द प्लेस वेयर द फेस अपीयर्ड। जेंटलमैन का जो नेम था ऑरमोंड वॉल, उसी नाम का वहाँ पे जिस जगह में उसका फेस था वहाँ पे उसका रिलेशन था कुछ, क्योंकि वहाँ का स्ट्रीट का भी नाम ऑरमोंड स्ट्रीट ऐसा करके था, है ना। आप स्टोरी पढ़े होंगे तो आपको ध्यान में होगा। पॉइंट नंबर 3 है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग 3, द नरेटर मेड अप द स्टोरी जस्ट हाफ एन आवर अगो। और तीसरा पॉइंट बोल करके वो सबको चौंका देता है वहाँ डेबनीज हाउस में सबको, ये बोल करके कि स्टोरी को उसने खुद फैब्रिकेट किया है, जस्ट अभी बनाया है, जस्ट आधे घंटे पहले। हाफ एन आवर का मतलब आधा घंटा पहले ही उसने कहानी बनाया और सबको बेवकूफ़ बनाया है ये कहानी सुना करके, क्योंकि ये कहानी जो था उसका मनगढ़ंत करा कहानी था, खुद का बनाया हुआ, रियल स्टोरी नहीं था। ए थ्री में एक्सट्रैक्ट दिया हुआ और इसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है, तो एक्सट्रैक्ट हम लोग पढ़ते हैं, बुक से लिया गया है। ट्रूथ आई ऑलवेज बिलीव इज नॉट ओनली स्ट्रेंजर देन फिक्शन बट ऑल्सो मोर इंटरेस्टिंग। ये बात किसने कहा था और किससे कहा था? हु सेड दिस एंड टू whom? द लिटिल मैन जो नरेटर है, द लिटिल मैन टू डेबनी, ये लिटिल मैन जो है वो डेबनी को कहता है ये बात। व्हेन डिड द स्पीकर से सो, ये स्पीकर कब कहता है? द स्पीकर सेड सो व्हेन डेबनी आस्क्ड हिम टू नरेट एनी स्टोरी। जब डेबनी, ग्रुप में डेबनी बोल करके जो इंसान था जिसके घर पे ये मीटिंग हो रहा था, तो डेबनी जो है जब स्पीकर को मतलब नरेटर को जब बोलता है कि कोई कहानी सुनाओ, तब जो है स्पीकर ऐसा बोलता है। वॉट वॉज ही टॉकिंग अबाउट, और वो किस बारे में बात करता है? ही वॉज टॉकिंग अबाउट एन इंसिडेंस दैट हैपन टू हिम पर्सनली। तो नरेटर एक ऐसा इंसिडेंस के बारे में बात करता है, स्पीकर एक ऐसा इंसिडेंस के बारे में बात करता है जो उसके साथ पर्सनली घटना घटा हुआ है दोपहर में ही। अब नंबर 2 का जो एक्सट्रैक्ट है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। इट वॉज देन दैट द फेस बिगेन टू गेट अ फर्मर होल्ड ऑफ मी, इट ग्रीव मोर एंड मोर रियल एंड रिमार्केबल। वॉट वॉज द फेस? द फेस किसको बोला जा रहा है? द फेस आपको पता ही है। द फेस रेफर टू द फेस ऑन द वॉल फॉर्म्ड ड्यू टू द पैचेज ऑफ द वॉल। फेस बोलने का मतलब क्या हुआ? फेस, कौन फेस के बारे में बात हो रहा है? दीवार पे जो फेस बना था धब्बे के वजह से, है ना, उसके बारे में बात हो रहा है। When did the face begin to get firmer hold of the speaker? कब वो जो फेस है दीवार पे बना हुआ वो स्पीकर के ऊपर हावी हो गया, फर्म हो गया? When the narrator was suffering from influenza and all day long he only read and think about the face on the wall. तो उसी समय जब नरेटर इन्फ्लुएंजा से सफ़र कर रहा था और पूरा दिन भर रूम में पड़ा रहता था और वो रीडिंग करता था और सोचता था उस फेस के बारे में, तो उसी समय वो फेस जो है उसके ऊपर हावी हो गया। वाई डिड द स्पीकर कॉल फेस रिमार्केबल? स्पीकर ने उस फेस को रिमार्केबल क्यों कहा? ही कॉल्ड द फेस रिमार्केबल बिकॉज इट ग्रीव मोर एंड मोर रियल इन हिज माइंड, क्योंकि वो फेस जो है उसके माइंड में और ज़्यादा रियलिस्टिक बनता जा रहा था, रियल बनता जा रहा था। वो उसके बारे में सोच रहा था, उसके साथ दिन भर बिता रहा था उस फेस के साथ, तो वो पूरा उसके दिलो दिमाग में छाने लगा था, इसलिए उसको लगा कि वो रिमार्केबल है। और देयर वॉज अ क्यूरियस कर्व ऑफ द नोज एंड द फोर हेड वॉज रिमार्केबल। उसका नाक का जो कर्व था वो क्यूरियस कर्व था, ठीक है, बहुत ही मतलब आश्चर्य टाइप का था। उस तरह का कर्व किसी का नाक में नहीं होता है, उस तरह का ज़्यादातर, है ना। जानने लायक था ऐसा कि ऐसा क्या है इसमें, क्यूरियस कर्व ऑफ द नोज एंड फोरहेड वाज रिमार्केबल, और उसका जो फोरहेड था वो भी रिमार्केबल था, मतलब देखने योग्य था, ऐसा सबका होता नहीं है। इनफैक्ट द फेस ऑफ एन अनकॉमन मैन, अ मैन इन 1,000, मतलब ऐसा वो चेहरा था जो हजारों में पहचाना जा सके, हजारों की भीड़ में भी
उसको तुम पहचान लोगे, ऐसा अनकॉमन चेहरा था उसका, ऐसा रिमार्केबल चेहरा था, इसीलिए उसको रिमार्केबल बोला गया है। उसके बाद थिंक एंड आंसर हम लोग करने वाले हैं, थिंक एंड आंसर। तो थिंक एंड आंसर हम लोग करेंगे, पहला क्वेश्चन लेंगे। आर यू जनरली एबल टू टेल व्हेन अ पर्सन इज मेकिंग अप अ स्टोरी और रिलेटिंग अ रियल सिचुएशन इन अ वे दैट इट अपीयर्स मैग्नीफाइड, फाइंड एंड डिस्कस। और क्वेश्चन को आप लोग पूरा कर लेंगे बुक देख करके, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में कि क्या आप जनरली आप पकड़ सकते हैं, कोई अगर आपको कहानी बना करके सुना रहा है या कोई अगर कहानी सच बता रहा है, आप कैसे पकड़ेंगे? आपको कोई कहानी सुना रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो सच है, कि वो कहानी बना करके बोल रहा है या कहानी को बढ़ा चढ़ा करके बोल रहा है? यही है क्वेश्चन। तो मोस्टली पीपल यूज टू फैब्रिकेट अ स्टोरी, ज़्यादातर लोग जो है स्टोरी को फैब्रिकेट करते हैं। फैब्रिकेट करना मतलब कहानी खुद से बनाते हैं। एंड मैग्नीफाई इट टू गेट अटेंशन, और उसको बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं ताकि उसको अटेंशन मिल पाए, लोग उस पर ध्यान दे पाए। बट जनरली वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द रियलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन ज़्यादातर समय में हम लोग सच्चाई को पता नहीं कर पाते हैं, क्या सच है क्या झूठ है हम लोगों को कुछ पता नहीं चल पाता है, क्योंकि लोग जो बोलते हैं हम लोगों को समझते हैं और जल्दी से पता नहीं चलता है बहुत बार। इट इज़ ओनली द एक्सपीरियंस ऑफ द लिसनर विच कुड हेल्प हिम टू एसेस सच सिचुएशन एंड स्टोरीज। तो ये सुनने वाला जो इंसान है, वहाँ पे कहानी सुनने वाला जो इंसान है, उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, उसका एक्सपीरियंस कितना है लाइफ का, है ना। लाइफ का एक्सपीरियंस अगर उसके पास अच्छा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तभी वो इस तरह के सिचुएशंस को टैकल कर पाएगा और एसेस कर पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बेस्ड ऑन योर रीडिंग राइट अ नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन नैरेटिव इन द स्टोरी। तो स्टोरी को रीड करने के बाद आपका क्या ओपिनियन है, क्या सिग्निफिकेंस है आपको बताना है फर्स्ट पर्सन नैरेटिव इन द स्टोरी। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव ऑफ द स्टोरी का मतलब क्या होता है कि जब नैरेटर अपने ऊपर बीता हुआ, अपने मतलब खुद पर्सनल कहानी जो है, खुद पे बीता हुआ कहानी जो है खुद के जुबानी सुनाता है, खुद से ही सुनाता है। जैसे इसमें नैरेटर ने कहानी सुनाया, भले ही वो कहानी झूठा निकला बाद में, लेकिन नैरेटर जो है खुद के ऊपर बीता हुआ कहानी को बताया है ना, कि उसके साथ घटित हुआ है, उसके साथ ये घटना हुआ है। तो इसको फर्स्ट पर्सन नैरेटिव कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव का फ़ायदा क्या होता है? तो जब जिसके ऊपर बीतता है, अगर वो कहानी को सुनाएगा तो सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है, रियलिस्टिक भी लगता है और वो सुनने में अच्छा लगता है। हम लोगों को इंटरेस्ट होता है उसको सुनने में, ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। इन फर्स्ट पर्सन नरेशन, द नरेटर इज अ पर्सन इन द स्टोरी टेलिंग द स्टोरी फ्रॉम देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। तो फर्स्ट पर्सन नरेशन में होता क्या है वो बताया है मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में, कि नरेटर जो होता है वो एक ऐसा इंसान होता है जो कहानी में होता है और उसके ऊपर ही कहानी है, और वो अपना कहानी अपने ज़ुबानी बताता है। द biggest advantage of first person point of view is how deeply it delves into the mind of the narrator। कितना ज़्यादा नरेटर के माइंड में वो बैठा हुआ है, वो कहानी उसके ऊपर जो घटना घटा है वो अच्छे से बता पाता है, ठीक है। लिसनर्स को, जो लोग सुन रहे हैं उनको यही फ़ायदा होता है लिसनर्स को। नो अदर पॉइंट ऑफ व्यू इज एज क्लोज, बाकी कोई अदर पॉइंट ऑफ व्यू क्लोज नहीं रहता है जितना नैरेटर का व्यू क्लोज रहता है। इसीलिए फर्स्ट पर्सन जो नैरेटिंग होता है उसका वैल्यू ज़्यादा है। इन फर्स्ट पर्सन द रीडर गेट्स टू सी ऑल द नैरेटर्स थॉट्स फीलिंग्स एंड नॉलेज। तो फर्स्ट पर्सन कहानी जो होता है उसमें रीडर जो होता है, जैसे हम रीड कर रहे हैं स्टोरी को, तो हमको नरेटर का जो थॉट है, उसका सोच है, उसका जो फीलिंग है, उसका जो नॉलेज है, वो हम क्लोजली देख पाते हैं। इसके बाद है वैल्यूएट क्वेश्चन और वैल्यूएट आंसर उसका। तो वैल्यूएट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, आप इसमें खुद से भी बना के लिख सकते हैं, मैंने भी बना के लिखा है आपके हेल्प के लिए। स्टूडेंट को खुद ही लिखना चाहिए वैल्यूएट आंसर, थिंक एंड आंसर ये सब, लेकिन मैं हेल्प करता हूँ इसलिए क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मुझसे प्यार करते हैं, मेरे चैनल से प्यार करते हैं। हम टॉपर ब्रेन्स जो फैमिली है पूरा, हम लोग जाने जाते हैं थिंक एंड आंसर और वैल्यूएट आंसर को करने के लिए ही। बाकी चैनल्स में आपको वैल्यूएट आंसर नहीं मिलता है, थिंक एंड आंसर भी बहुत जगह नहीं मिलता है, और हमारे चैनल पे हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए ये सब कुछ अवेलेबल है। स्टोरी टेलिंग इज़ अ लॉस्ट आर्ट, डिस्कस इन क्लास हाउ द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया हैज़ चेंज द वे वी टेल स्टोरीज एज वेल एज द वे वी कम्युनिकेट। तो स्टोरी टेलिंग जो कहानी बोलने का जो एक प्रथा था वो खो चुका है ना।
डिस्कस इन क्लास, क्लास में डिस्कस करो कि इंटरनेट और सोशल मीडिया का जो डेवलपमेंट हो गया है उसके वजह से वो जो है चेंज कर दिया है इन सब चीज़ों को, स्टोरी टेलिंग को। फिर हम लोग आपस में बातचीत जो करते हैं वो सब खत्म हो गया लगभग इंटरनेट आ जाने के बाद से। उसी को डिस्कस करना है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडेड अस द बून ऑफ इंटरनेट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम लोगों को इंटरनेट का वरदान दिया। बून मतलब इंटरनेट, बून मतलब वरदान। इंटरनेट का वरदान दिया है और टेक्नोलॉजीज़ का। द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया चेंज्ड आवर लाइफ कम्प्लीटली। जब से इंटरनेट और सोशल मीडिया का डेवलपमेंट हुआ है ये हम लोगों का लाइफ को पूरा ड्रास्टिक चेंज ले आया है, हमारे लाइफ में पूरा कंप्लीट चेंज कर दिया है। वी आर बिकमिंग फुल्ली डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट। हम लोग पूरा डिपेंड हो गए हैं इंटरनेट पे और इसके सर्विसेज पे। नाउ इट इज़ वी आर यूजिंग इट फॉर वॉचिंग और लिसनिंग स्टोरीज। हम लोग आजकल कहानी को सुनने के लिए और कहानी देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए इंटरनेट यूज़ करने लगे हैं ऑनलाइन। द डेज ऑफ स्टोरी टेलिंग इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड। स्टोरी टेलिंग जो कहानी सुनाया जाता था, दादा दादी हमें कहानी सुनाते थे, वो दिन तो लगभग ख़त्म ही है अब। चिल्ड्रन आर ऑल्सो यूजिंग इंटरनेट टू गेट दीज स्टोरीज एंड पोएम्स। तो बच्चे जो है आजकल मोबाइल यूज़ करते हैं, छोटे बच्चे कहानी सुनने के लिए और पोएम सुनने के लिए। पुराने ज़माने में दादा दादी कहानी सुनाते थे, पापा सुनाते थे। आजकल वो दिन नहीं रहा। आजकल के बच्चे मोबाइल लेकर के ही उसमें गाना सुन रहे हैं, एक मोटा हाथी और मैं तोता क्या क्या है, नानी तेरी मोरनी, सब मोबाइल में ही हो गया है। अब नानी का भी ज़रूरत नहीं है, दादी का भी ज़रूरत नहीं है, किसी का ज़रूरत नहीं है, सब मोबाइल में है भाई। इतना मोबाइल डेवलप हो गया है और हमारे अंदर, हमारे घरों में घुस चुका है कि हमारे अपनों को ही ये रिप्लेस करने लग गया है अब। बिकॉज ऑफ द एडिक्शन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का जो एडिक्शन है, इंटरनेट का जो नशा है, वी आर नॉट वी आर नॉट इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। उसके वजह से हम लोग आपस में मेल जोल करना भी बंद कर दिए हैं। लोग एक दूसरे से मिलते भी नहीं हैं। मोबाइल है, व्हाट्सएप कर दिया, इंस्टाग्राम में फ़ोटो अपलोड कर दिया, बस। कोई किसी से मिल नहीं रहा, कोई किसी के घर नहीं जा रहा, सब झंझट ख़त्म। मोबाइल लेके बैठो और बस बैठे रहो। द कम्युनिकेशन गैप इज़ ग्रोइंग डे बाई डे। और कम्युनिकेशन जो गैप हो गया है वो बढ़ता ही जा रहा है दिन प्रतिदिन। हम लोग आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं, ना ही हम लोग अपने बुआ से मिलने जाते हैं, ना ही मौसी घर जाते हैं, ना ही मामा घर जाते हैं। किसी से मिलना जुलना नहीं होता है। सब फ़ोन पे, सब बिज़ी हो गए हैं आजकल, है ना। रात को भी सब मोबाइल लेकर के पड़े हुए हैं। जब तक मुंह के ऊपर 2-3 बार मोबाइल गिर नहीं जाता है तब तक लड़के सोते नहीं हैं रात को, है ना। ऐसे ही यही दौर चल रहा है अभी। मतलब नींद भी आए तो भी सोना नहीं है, मोबाइल एकदम चालू है। और मोबाइल गिरता है मुंह पे धड़ाम धड़ाम 2 बार, उसके बाद ही सोता है। जो कपट। नाउ स्टोरी टेलिंग इज़ अ लॉस्ट आर्ट। और स्टोरी टेलिंग जो है एक ख़त्म हो गया प्रथा है। तो कैसा लगा ये चैप्टर, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए कमेंट करके। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको आने वाले चैप्टर्स के भी वीडियोज़ इसी तरह से मिलते रहेंगे। So thanks for watching. Have a nice day and all the best for your exams also.